हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में है क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 9.1 के चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन दिए गए हैं और आइए हम एक एक कर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कस का कलाकार है जो एक रस्सी पर चढ़ रहा है और वो रस्सी एक ये पोल मान लेते हैं, इस पोल के शीर्ष से इसके टॉप से एक रस्सी बंधा हुआ है जिसका दूसरा सिरा ज़मीन के साथ बंधा हुआ है और इसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर की। इसके ऊपर में सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि ये जो रस्सी है इसकी जो ग्राउंड लेवल के साथ में इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसमें पोल की हाइट निकालिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच, यानी कि पोल की ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। इसको हमने एच मान लिया है पोल की ऊंचाई को। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पोल और जहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है और ये पोल का टॉप और पोल का बॉटम, इन तीनों में आप एक ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा ये, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में ये जो पोल है परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। सबसे पहले इसको हम नेमिंग दे देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, बी और इसको सी। इसके बाद हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है साइन थीटा। तो यहाँ थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेनस। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ये हम जानते हैं। तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा h/20। ए बी हमारा h हमने इसको माना है और ए सी 20 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको करेंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा, 20/2। अब 2 10 जा 20 होगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि h जो हम माने थे हाइट ऑफ द पोल, तो ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पेड़ स्ट्रॉम के कारण टूट जाता है और इस तरीके से बेंड होता है कि यह इसका जो टॉप है वो ज़मीन को टच कर जाता है और ज़मीन को टच करने के साथ साथ ये ग्राउंड लेवल के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके साथ ही कह रहा है कि जहाँ पेड़ का टॉप टच कर रहा है वहाँ से पेड़ की दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए, यानी कि जो पेड़ की कुल ऊंचाई है वो निकालने की बात की जा रही है इसमें। अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट जो ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री है उसको हम x मान लेते हैं, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री जो ये ब्रोकन पार्ट है। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्री जो बचा हुआ पेड़ का हिस्सा है उसको हम y मान लेते हैं। पेड़ का जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट है जो खड़ा है, इसको y मान लेते हैं। तो जब ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा और जो बचा हुआ हिस्सा यानी ब्रोकन पार्ट एंड रिमेनिंग पार्ट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ का जो ओरिजिनल हाइट है वो निकल जाएगा। यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसके अनुसार x + y होगा। अब हम यदि x + y निकाल लेते हैं तो हमारा
पेड़ का ऊंचाई यहाँ निकल जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो जहाँ पेड़ टच कर रहा है यहाँ, और जहाँ से पेड़ बेंड हुआ है, और जहाँ जहाँ पर पेड़ खड़ा है, इन तीनों बिंदुओं को यदि मिलाएं तो एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई देगा। जिस ट्रायंगल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। इसका जो बेस है इस ट्रायंगल का 8 मीटर है। इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा और ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। यानी हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर निकालने से हमारा पेड़ का ऊंचाई निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ये बेस दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो थीटा के साथ किस में होता है, एंगल के साथ, वो कॉस में होता है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, कॉस थीटा जो है 30 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एक्स। 8 इसका बेस हो गया और एक्स जो हमने माना था हाइपोटेनस वो हो गया। अब हम कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं कि √3/2 होता है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ √3/2 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 16 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा और डिवाइड में √3 आ जाएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम चलते हैं इसका परपेंडिकुलर y निकालने के लिए। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और बेस का जो संबंध है वो tan थीटा में होता है, वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ थीटा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई 8। वाई इसका परपेंडिकुलर हो गया और 8 इसका बेस हो गया। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √3 हम जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्या करने से क्या होगा कि यहाँ 8 आ जाएगा और ये y इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। वेरी सिंपल है। अब इसमें देखिए यहाँ x निकल गया समीकरण 1 में और यहाँ y निकल गया समीकरण 2 में। तो हम यहाँ पर समीकरण और 1 और 2 की हेल्प से यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 16 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई √3। ये दोनों को हम ले आए हैं यहाँ। अब √3 को हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 प्लस 8 24 हो जाएगा। अब 24, अब इसका परिमेयकरण कर देंगे यानी कि इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो √3 ऊपर की तरफ यदि ले जाते हैं तो हम इसको 8 इंटू 3 लिख देंगे। तो 8 इंटू 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से एक √3 यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा 8 √3 यहाँ पर। तो यहाँ पर x प्लस वाई हमारा क्या था, पेड़ का ऊंचाई था, तो हम लिख सकते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू x प्लस वाई होगा। यहाँ पर x प्लस वाई होगा, दोनों हम निकाल लिए, तो x प्लस वाई हमारा क्या निकल के आया है, 8 √3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, एक बिलो द एज ऑफ 5 ईयर एंड दूसरा फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। तो जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर के लिए जो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है उसमें उसका हाइट उसे 1.5 मीटर रखना है और जो झुकाव है यानी कि इंक्लाइनेशन है वो 30 डिग्री का रखना है। सेम जो एल्डर चिल्ड्रेन है उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है वो उसका हाइट 3 मीटर हो और इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का हो। ये इसका प्लान है।
तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में, दोनों स्थिति में जो स्लाइड का लेंथ है वो क्या रखना पड़ेगा। तो ये एक स्लाइड का लेंथ हमें निकालना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, चूँकि इसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। सेम इसी तरीके से ये भी ट्रायंगुलर शेप में है और इसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा इसमें ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम इसको नेमिंग पहले दे देते हैं, इसको नेम दे देते हैं। जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर है उसको ए बी एंड सी ट्रायंगल का नेम दे दिए, और दूसरा पी क्यू एंड आर जो एल्डर चिल्ड्रेन है उसके लिए, उसके जो ट्रायंगुलर शेप का हमने नोमेनक्लेचर दे दिया। अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है दोनों स्थिति में। तो हमें क्या, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, और दिया हुआ क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो एंगल के साथ रिलेशन होता है वो साइन थीटा में होता है, चूँकि साइन थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ थीटा दिया हुआ है इस कंडीशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी के कंडीशन में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, चूँकि ए बी यहाँ परपेंडिकुलर है और ए सी हाइपोटेनस है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ पुट करके हम लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई ए सी। 1.5 यहाँ ए बी है। अब ए सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो ए सी इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू टू। तो 1.5 इंटू टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो ए सी इक्वल टू हमारा 3 मीटर आ गया। तो 3 मीटर हमारा ए सी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बिलो द एज ऑफ 5 ईयर के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्लाइड का जो है वो हो जाएगा 3 मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। सेम दूसरे कंडीशन में जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड का लेंथ है उसमें हम पी क्यू आर ट्रायंगल में देखेंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई पी आर। चूँकि साइन हमने इसलिए लिया कि यहाँ पर भी हमें हाइपोटेनस निकालना है इस ट्रायंगल का, और हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो साइन थीटा ही लेना पड़ेगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो हम लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई पी आर। तो 3 यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर था और पी आर हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ 3 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट में √3 हो जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 को हम परिमेय करेंगे तो एक √3 से एक √3 यदि हम काटते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2√3। पी आर इक्वल टू 2√3। तो पी आर क्या है हमारा, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ स्लाइड हम लिख सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई फॉर एल्डर चिल्ड्रेन यहाँ 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है और मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ से जो मीनार का टॉप है वो मीनार का शिखर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द टावर इज, इसको हमने एच माना है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु जो ग्राउंड पर है और मीनार का फुट एंड मीनार का टॉप, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा। इस ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल है ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और इसका हमें बेस पता है, निकालना है हमें इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कौन होता है, इन दोनों का रिलेशन tan थीटा में होता है। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है यानी लंब बटे आधार होता है। यहाँ थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 30। h यहाँ परपेंडिकुलर है और 30 हमारा बेस है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। तो यहाँ हम इसको पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 30। ये हम लिख सकते हैं।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30 डिवाइडेड बाई √3। 30 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर अब हम इसको √3 को ऊपर ले जाएंगे, इसको परिमेयीकरण करेंगे तो 30 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 10 × 3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो बचेगा एक √3 यहाँ पर ऊपर में। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 10√3। तो हम कह सकते हैं कि जो h है यानी कि हाइट ऑफ द टावर है वो हमारा कितना है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, साथ ही इसमें जो लगी हुई डोर है वो भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसके बाद जो इंक्लाइनेशन है भूमि के साथ इसका 60 डिग्री है। इस रस्सी का, इस स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इसकी लेंथ निकालिए स्ट्रिंग की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये काइट हो गया और परपेंडिकुलरली जहाँ से काइट भूमि से जहाँ ऊपर है इस पॉइंट को और जहाँ बांधा गया है, इन तीनों पॉइंट को आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। इस ट्रायंगल में जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है और इसका परपेंडिकुलर जो है ये 60 है हमारा दिया हुआ। इसमें हमारा हाइपोटेनस निकालना है। अब हम इसमें सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये ट्रायंगल का नेमिंग कर देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एल, यानी कि डोरी की जो लंबाई है इसको हम एल मान लेते हैं। इसके बाद हमें इस ट्रायंगल में क्या निकालना है, इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किसमें, साइन थीटा में होता है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लंब 60 मीटर दिया हुआ है और हमें कर्ण निकालना है और एंगल 60 दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी की यदि हम बात करें तो यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो हम साइन 60 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ए सी हमारा हाइपोटेनस हो गया। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। अब हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई एल। 60 हमारा ए बी था और ए सी था एल। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको हम करेंगे तो एल इक्वल टू क्या लिखेंगे, 60 × 2 डिवाइडेड बाई √3। तो 60 × 2 इसको हम लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको 120 को हम डिवाइडेड बाई √3 को हम परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे इसको। तो रेशनलाइज करने पर इसको 40 × √3 हम 40 × 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो 40 × 3 एक √3 से √3 कट जाएगा तो 40 √3 बच जाएगा, ऊपर में एक √3 ऊपर रह जाएगा। तो 40 √3 हमारा एल निकल करके आ जाएगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जो हमने एल माना था वो हमारा 40 √3 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है। इसके बाद ये बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, एक बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर है। अब कह रहा है कि जब किसी क्षण इसका जो बिल्डिंग का टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके आंख से बिल्डिंग का टॉप का, ये 30 डिग्री है। इसके बाद जब कुछ दूर ये चल करके आता है तब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करके 60 डिग्री हो जाता है इस टॉप का।
तो बताइए कि ये कितनी दूर चल करके आया है। अब हम इसमें सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जब ये लड़का पहले यहाँ खड़ा था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, यानी कि एक ट्रायंगल इसके आँख से, इसके टॉप का और इसके सामने 36, इन तीनों बिंदुओं को मिलाए तो एक ट्रायंगल बन रहा था जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। उसके बाद में फिर इंक्रीज़ किया एंगल ऑफ एलिवेशन और एक ट्रायंगल इसके आँख से और इसके टॉप का और इस 36 का दूसरा एक ट्रायंगल बनेगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें निकालना क्या है? निकालना है ये चली गई दूरी। तो जब हम इसका बेस दोनों का निकाल लेंगे तो इस बड़े वाले जो ट्रायंगल है उसके जो बेस है उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का बेस माइनस कर लेंगे तो हमें इसका चली गई डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर है, इसको हम पहले नेमिंग दे देते हैं ए बी सी एंड इसको डी कह देते हैं और इस पॉइंट को हम ई कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी इसका परपेंडिकुलर है ये, तो इस ए बी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले ये बिल्डिंग की पूरी हाइट में से ये बॉय की हाइट जो है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या? बिल्डिंग हाइट माइनस बॉय की हाइट यानी लड़के की ऊंचाई। तो ए बी इक्वल टू हम बिल्डिंग का हाइट कितना है? ए ई है, माइनस हम बी ई कर सकते हैं, ए ई माइनस बी ई। ए ई हो गया हमारा बिल्डिंग हाइट कितना? 30 मीटर और बॉय का हाइट बी ई कितना हो जाएगा? 1.5, यानी कि 30 माइनस 1.5 तो आ जाएगा ये 28.5 हमारा ए निकल करके आ गया ए बी। अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर पता लग गया और इसका हम बेस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि जो चली गई डिस्टेंस है जो सी डी उसको हम डी मान लेते हैं, स्मॉल डी, यानी कि ये चली गई डिस्टेंस है डी है हमारा। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि tan थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। थीटा के साथ हमें यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है और थीटा दिया हुआ है, तो ये हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ 28.5 हो गया और बेस हम इसके निकाल लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। थीटा यहाँ 60 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारा कितना दिया हुआ है? 28.5 और बी सी हमें निकालना है, तो tan 60 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये हम जानते हैं कि √3 होता है तो लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई बी सी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी ऊपर चला जाएगा, तो बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं 28.5 डिवाइडेड बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम चलते हैं बड़े ट्रायंगल में ए बी डी में। ए बी डी में चलते हैं तो इसमें हम इन ट्रायंगल ए बी डी में थीटा हमें कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई √3। 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई बी डी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28.5 में से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो बी डी इक्वल टू 28.5 √3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए हम ये लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस सी डी, यानी कि यहाँ पर हम बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं। बी सी प्लस सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी से डी का डिस्टेंस। तो यहाँ पर बी सी हम निकाल लिए हैं ऊपर के समीकरण से 28.5 डिवाइडेड बाई √3 और इसको हम सी डी को क्या माने हैं? यहाँ डी माने हैं, स्मॉल डी, और बी डी भी निकाल चुके हैं हम यहाँ समीकरण 2 में। तो दोनों का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 28.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए डी इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 28.5 और इसको 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ये माइनस में इधर चला जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 28.5, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 28.5 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए 28.5 जो है ये इधर बाहर ही रहेगा, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 को अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा, ये 3 माइनस 1
क्या हो जाएगा 2, तो सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको 28.5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा डिवाइडेड बाई √3। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, √3 को ऊपर लेकर के जाते हैं तो 57 को हम क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 3। तो 19 इंटू 3 लिखने से एक √3 से एक √3 यहाँ कट जाएगा तो बच जाएगा 19 √3, यानी कि हमारा डी निकल के क्या आया 19 √3, यानी कि चली गई जो डिस्टेंस है वो हमारा 19 √3 मीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भूमि के एक बिंदु से 1 मीटर उसे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए कि एक बिंदु है, यहाँ से एक कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का हाइट हमें दिया हुआ है 20 मीटर। इस 20 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर में एक संचार मीनार लगा हुआ है और इस बिल्डिंग के जो टॉप बॉटम एंड टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहले बॉटम है, बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है एंड टॉप का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं और इसमें सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट और ये जो इसका टॉप है संचार मीनार का और ये जो पॉइंट के जो क्षैतिज में बिल्डिंग के सामने जो बिंदु है, इन तीनों को मिलाएं तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। साथ ही साथ ये बॉटम और ये पॉइंट और ये जो बॉटम के सामने जो इसका जो बिल्डिंग का बॉटम है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये दूसरा एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, ये नेमिंग कर दिए हमने हम इसका। और मान लेते हैं कि जो संचार मीनार की ऊंचाई है उसको हम एच मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू एच, इसको हमने एच मान लिया। इसके बाद यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, कौन कौन सा, ए बी सी एंड ए बी डी। टू ट्रायंगल्स आर शोन इन फिगर, ए बी सी एंड ए बी डी। अब हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। ट्रायंगल ए बी सी से हम पहले इसका बेस निकालेंगे तो हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा कितना है 45 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई ए बी। 20 इसका परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाई ए बी इसका बेस है। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसको 1 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 20, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल टू 20 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े ट्रायंगल में चलते हैं। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। यहाँ पर बी डी इसका परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखिए ए बी तो हम यहाँ निकाल चुके हैं और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, ये तो हम जानते हैं कि tan 60 इक्वल टू √3 होता है। और बी डी जो है वो क्या चीज़ है, बी डी है ये जो बिल्डिंग की हाइट प्लस संचार मीनार की हाइट, यानी कि बिल्डिंग की हाइट क्या है यहाँ पर बी डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं h प्लस 20, ये h प्लस 20 यानी कि जो C से D का डिस्टेंस है ये संचार मीनार की हाइट प्लस बिल्डिंग की हाइट, ये हमारा टोटल बी डी हो जाएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर √3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं h प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20 इस ए बी हमने समीकरण 1 से निकाल रखा है, ए बी इसका जो ट्रायंगल का बेस है। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 प्लस h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3 हो जाएगा। यहाँ पर h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हो गया। अब यहाँ h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये 20 इधर माइनस में चला जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। अब 20 को हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा अंदर में √3 माइनस 1। तो ये h क्या था संचार मीनार की हाइट, तो हम लिख सकते हैं संचार मीनार की हाइट यानी कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू 20 अंडर √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल
for a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and for the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर में एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अब कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से ये जो स्टैचू का टॉप है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिंदु से इसका जो स्टैचू का टॉप है ये 60 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है कि इसी बिंदु से जो पेडेस्टल का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि ये पेडेस्टल की हाइट निकालिए। अब हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल टू h। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये बिंदु हो गया, ये मूर्ति का टॉप हो गया और फिर यहाँ पर पेडेस्टल का बॉटम। इन तीनों बिंदुओं को यदि मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनेगा। दूसरा फिर जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और फिर दूसरा ट्रायंगल है जो ये बिंदु है, पेडेस्टल का टॉप है और पेडेस्टल का बॉटम है। इन तीनों को मिलाएंगे तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पर हम इसको नेमिंग कर देते हैं। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसको हम डी कह देते हैं। इसका हम नेमिंग कर दिए तो यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिखेगा, ए बी सी एंड ए बी डी। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंबटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको परपेंडिकुलर और बेस से ही मतलब है, चूँकि ये बेस और परपेंडिकुलर में से ही परपेंडिकुलर का एक पार्ट निकालना है। तो हम क्या लेकर के चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। हमारा थीटा पहले हम चलते हैं ए बी सी ट्रायंगल में, तो थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या बी सी अपॉन ए बी। बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ए बी हमारा बेस हो गया। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू हम 1 जानते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ए बी। ये एच है बी सी। अब ए बी को इधर हम ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू एच। ये इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल में जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं हम। तो यहाँ थीटा 60 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ बी डी हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि √3 होता है। और यहाँ पर समीकरण A1 से क्या था, ए बी इक्वल टू 1 h था। अब यहाँ पर देखिए बी डी को हमें यदि लिखना होगा तो हम h प्लस 1.6 लिखेंगे। इन दोनों को मिला करके h और प्लस 1.6, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। अब इसको h को इधर हम ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। अब h को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब h इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, परिमीकरण करेंगे, रूट को ऊपर ले जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी प्रकार से √3 प्लस 1 को ऊपर भी करना होगा, यानी कि √3 प्लस 1 ऊपर, √3 प्लस 1 नीचे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे दोनों में। तो इसमें क्या होगा कि a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। तो ये हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ a स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 1.6 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो 0.8 होगा, यानी कि हमारा जो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक मीनार है और दूसरा एक बिल्डिंग है। कह रहा है कि मीनार का जो बॉटम है यानी कि इसका फुट है, इससे जो बिल्डिंग का टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। साथ ही साथ कह रहा है कि जो बिल्डिंग का फुट है, बिल्डिंग के फुट से मीनार का जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि जो मीनार है वो कितनी मीटर ऊंची है, यहाँ दिया हुआ है 50 मीटर ऊंची है ये मीनार। तो हमें फिर निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है कि बिल्डिंग कितनी ऊंची है, बिल्डिंग की हाइट हमें निकालना है। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू एच। इस बिल्डिंग की हाइट को हमने एच मान लिया, भवन की ऊंचाई को। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग का जो फुट है और मीनार का टॉप है और मीनार का बॉटम है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है। सेम इसी प्रकार से जो मीनार का फुट है, बिल्डिंग का टॉप है और बिल्डिंग का फुट है, इन तीनों बिंदुओं से दूसरा एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब इसको हम नेमिंग दे देते हैं। पहले इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको हम डी मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम पहले इस बेस को निकालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का बेस सब इक्वल है, यानी कि ये ट्रायंगल ए बी डी का भी बेस सेम है और ए बी सी का भी बेस सेम है। तो इसकी हेल्प से हम इसका बेस निकालेंगे और फिर इस बेस की हेल्प से हम इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, तो ये हमें बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। तो ये हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा हमारा यहाँ पर 60 है और tan का यदि हम ए बी सी ट्रायंगल में tan थीटा लेते हैं तो हमें ये परपेंडिकुलर पता है, हमें इसका बेस निकल जाएगा। तो हम चलते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। बी सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ए बी बेस हो गया। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ये हम जानते हैं। और बी सी हमारा 50 मीटर है तो ए बी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए √3 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई ए बी, ये हम लिख सकते हैं। अब ए बी हमारा क्या निकल के आया, 50 डिवाइडेड बाई √3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम ट्रायंगल ए बी और डी में। ट्रायंगल ए बी डी में थीटा कितना है, 30 डिग्री है इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है और ए डी हमने h माना हुआ है और ए बी इक्वेशन 1 से कितना आया है, 50 डिवाइडेड बाई √3। तो इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई √3। ये ए बी का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से माना है इसको। और h इक्वल टू फिर हम क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 50 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। तो हम यहाँ लिख देते हैं h इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में करने पर कितना आएगा, 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 आएगा। अब ये क्या निकल करके आया, एच हमने किसको माना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग को। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी भवन की ऊंचाई 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। यही हमारा निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole. एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए।
कह रहा है कि एक सड़क है और सड़क 80 मीटर चौड़ी है, इसकी जो विड्थ है वो 80 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि दोनों रोड के बोथ साइड में दो पोल लगे हुए हैं इक्वल हाइट्स के, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं और ये दोनों आमने सामने हैं सड़क के। इसके बाद कह रहा है कि इन दोनों सड़क सड़क दोनों पोल के बीच सड़क के किसी बिंदु से जो किसी भी बिंदु से जो पोल के जो टॉप हैं इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये पोल का हाइट क्या होगा, पोल की हाइट निकालनी है और ये सड़क की जो बिंदु से पोल की जो दूरी है ये क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब हम चलते हैं देखिए सॉल्यूशन की ओर। और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू एच, माना कि पोल की ऊंचाई को हमने एच मान लिया इसको। इसके बाद जो इस पॉइंट से किसी एक पोल का डिस्टेंस उसको हमने x मान लिया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल इक्वल टू कितना x हमने इसको मान लिया, इसे हमने x मान लिया। तो यदि हम इसको x मान लेते हैं और सड़क 80 मीटर चौड़ी है यानी कि सड़क का विड्थ कितना है 80 मीटर है, तो ये पॉइंट से दूसरे पोल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये चूँकि ये x है और ये पूरा 80 है तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर इस पोल से और इस बिंदु से बनाने वाला एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 के साथ में एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी और इसको ई, इसको हम नेमिंग कर दिए। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें हाइट जो है ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये जो विड्थ है ये बेस का काम कर रहा है इस ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला उपयोग करेंगे, चूँकि tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस के साथ एंगल का रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं चूँकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में पहले हम चलते हैं और x और h के बीच में पहले रिलेशन निकालते हैं कि क्या है। चूँकि थीटा यहाँ 60 डिग्री है तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है, तो लिख सकते हैं √3 इक्वल टू ए बी हमारा h है और x है बेस, तो √3 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x हो गया। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि h इक्वल टू √3x, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी x के साथ में तो h इक्वल टू √3x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे साइड में एक ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में इसमें एंगल कितना है थीटा 30 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू ये DE डिवाइडेड बाई क्या CD, DE डिवाइडेड बाई CD। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। यहाँ पर DE क्या है हाइट ऑफ द पोल यानी कि h है और ये हो गया 80 माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। अब इसको हम h इक्वल टू यहाँ क्या निकाल रखे हैं x √3, चूँकि x के फॉर्मेट में पूरा हम इसको इक्वेशन को कर लेते हैं पहले इक्वेशन 1 की हेल्प से समय, तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं एक h का वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू x √3 डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। समीकरण 1 से h का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और x √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो हम 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब x को इस तरफ में हम ले जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। अब इसको हम काटेंगे इसको तो क्या कि 4 से 80 को तो कितने टाइम्स कटेगा 20 में कटेगा, तो हम x इक्वल टू 20 हमारा यहाँ निकल करके आ गया, यानी कि पोल का डिस्टेंस जो है खंभा की दूरी वो 20 मीटर ये निकल करके आ गया ये जो था। तो दूसरे पोल का दूरी कितना होगा, जो दूसरे पोल की दूरी अनदर पोल की दूरी वो 80 माइनस एक्स होगा, तो 80 माइनस एक्स हम 20 यहाँ पुट कर देंगे तो 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर ये हमारा निकल करके आ गया। दोनों
खंभों की दूरी इस पॉइंट से, एक का हो गया 20 और एक का हो गया 60। अब x का वैल्यू जब हम पता कर लिए तो हम h का वैल्यू भी इक्वेशन 1 से यहाँ निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाइट ऑफ द पोल यानी कि पोल की ऊंचाई को h हमने माना था, तो ये x√3 आया था इक्वल टू x√3। तो x का वैल्यू यहाँ क्या निकाले हैं हम 20 मीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं 20√3 मीटर। ये हमारा पोल की ऊंचाई निकल करके आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ए टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को टावर के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीवी टावर जो है एक नहर है, ये नहर है, नहर के एक बैंक पर टीवी टावर खड़ा है। अब कह रहा है कि इसी के सीध में दूसरी तरफ जो है यहाँ से दूसरे बैंक से इस टीवी टावर का जो टॉप है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। सेम इसी लाइन के सीध में 20 मीटर अबे एक पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि इस नहर का जो विड्थ है और टावर का हाइट है ये निकालिए। विड्थ ऑफ द कैनल एंड हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट विड्थ ऑफ द कैनल इक्वल टू एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया है। इसके बाद यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दो ट्रायंगल है। इसमें एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है एंड सेकंड ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब यहाँ इसको पहले हम नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं यहाँ ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। इसको नेमिंग कर दिए। यहाँ पर दो ट्रायंगल हो गया ए बी सी एंड ए बी डी, दो ट्रायंगल हो गया। अब हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये हाइट ऑफ द टावर एंड बेस क्या हो गया, ये विड्थ ऑफ द कैनल एंड विड्थ ऑफ द कैनल प्लस 20 ये मिलाएंगे तो दूसरे ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। तो हम पहले जानते हैं कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में यदि हम चलें तो थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ हम tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई एक्स, चूँकि ए डी इक्वल टू हम एक्स मान लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ए बी क्या निकल के आएगा, √3 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करने से इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में थीटा हमारा कितना है, हमारा थीटा है 30 डिग्री है, चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ 30 डिग्री है यहाँ से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है। इसके बाद हमारा ए सी क्या हो जाएगा, x प्लस 20, ये हो जाएगा हमारा ए से लेकर सी तक इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। तो हम 1 डिवाइडेड बाई √3, उसके बाद समीकरण 1 से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी को हम यहाँ पर पुट कर दें ए बी को, तो √3x हम इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाई x प्लस 20, चूँकि ये x प्लस 20 इसका बेस हो गया और ए बी को हम यहाँ से समीकरण 1 से इसको √3x इसका वैल्यू यहाँ हम रख दिए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 20 इधर चला जाएगा और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x। तो हम x प्लस 20 इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। अब यहाँ से x इधर एक माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा क्या 2x इक्वल टू 20।
अब 2 10 जा 20 होगा तो x इक्वल टू हमारा 10, ये निकल करके आ गया। x हमने क्या माना था, विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि हमारा जो ये x था ये निकल करके 10 मीटर आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो नहर की चौड़ाई है यानी विड्थ ऑफ द कैनल इक्वल टू 10 मीटर, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। इसके बाद हम चलते हैं हाइट ऑफ द टावर के लिए। हाइट ऑफ द टावर को हमने ए बी माना, यहाँ पर ए बी हमने कहा हुआ है, ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या, √3 इंटू ए बी। तो ए बी हमारा √3x था, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा 10 मीटर यहाँ से निकल करके आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10√3 मीटर, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया हाइट ऑफ द टावर का। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई निर्धारित करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट कितना 7 मीटर दिया हुआ है और इसके बगल में एक केबल टावर है और केबल टावर का जो इस बिल्डिंग के टॉप है, इस केबल टावर का टॉप, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इसके बाद कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो फुट है इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा चूंकि नीचे की ओर देख रहा है, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो कह रहा है कि इस केबल टावर की हाइट निकालिए। अब देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज लाइन से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाता है। यानी कि ये 7 मीटर हाइट है तो यहाँ से इसका जो फुट का 7 मीटर हाइट 7 मीटर हो जाएगा चूँकि ये क्षैतिज लाइन है। तो इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बना रहा है, एक ट्रायंगल है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री के साथ बना रहा है। यहाँ दो ट्रायंगल है। अब इसको पहले हम नेमिंग दे देते हैं, इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको सी और इसको डी। ये हमने इसको नोमेनक्लेचर दे दिया। अब यहाँ पर जो बिल्डिंग का हाइट है वही बी सी हो जाएगा। अब यहाँ हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। और पहले हम चलेंगे इसका इस ट्रायंगल का जो 45 डिग्री जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका हम पहले बेस निकालेंगे ए बी को और इस ए बी की हेल्प से और एंगल की हेल्प से फिर हम बी डी को निकालेंगे, tan थीटा के हेल्प से बी डी निकालेंगे। तो बी सी तो हमें पता है कि ये 7 मीटर है तो बी सी भी 7 मीटर है। अब हमें सिर्फ बी डी का ज़रूरत है। तो इसमें पहले हम चलते हैं इसका बेस निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी सी में। तो हम पहले जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और बी सी हमारा क्या है, ये 7 मीटर है तो यहाँ भी ये 7 मीटर हो जाएगा। बी सी भी पता है हमें तो ए बी निकल जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई ए बी। अब ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हम थीटा जान रहे हैं कि 60 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी में tan 60 डिग्री इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ए बी। ए बी हमारा 7 है चूँकि हम इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से ए बी का वैल्यू यहाँ रख दिए हैं, पुट कर दिए हैं। अब यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है तो हम लिख सकते हैं √3 इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई 7। अब बी डी इक्वल टू क्या आ गया, बी से डी का डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 7√3। अब इसको इक्वेशन 2 हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर निकालना है तो बी डी निकल गया और हमारा बी सी 7 मीटर है। तो यहाँ पर हम हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डी। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल टू सी डी। तो सी डी क्या है, सी बी प्लस बी डी, सी बी बी सी प्लस बी डी ये है। तब बी सी हमारा 7 मीटर है और बी डी क्या है, 7√3 इक्वेशन 1 से हमने
2 से इसको हमने निकाला है 7√3। अब 7 को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो आ जाएगा 7 1 प्लस √3। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है, और इस लाइट हाउस के टॉप से यहाँ से दो जहाज़ जो है शिप में, एक वो दोनों जहाज़ एक दूसरे के जस्ट पीछे है, इसी साइड में एक दूसरे के पीछे है। तो यहाँ से जो जहाज़ देखने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो एक का 45 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें निकालिए। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये अगर ये 45 डिग्री है तो ये दूसरा इधर अगर दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है कोई लाइन, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल यहाँ पर इंटरनल एंगल दोनों सेम रहेगा। इसके बाद तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री होगा। सेम इसी प्रकार से ये यदि 30 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा भी 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो इसका भी एंगल जो होगा इंटरनल एंगल वो 30 डिग्री होगा, यानी कि इसे भी हम 30 डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो टॉप है लाइट हाउस का, उसके बाद ये शिप और इसका जो क्षैतिज है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाएं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन था वो 45 डिग्री है ये एंगल, और यहाँ पर जो इसका है वो एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ दो ट्रायंगल है। अब पहले हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं और इसको डी कह देते हैं। इसको हमने नेमिंग कर दिया। तो यहाँ आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी एंड ए बी डी, दो ट्रायंगल हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर दोनों का कॉमन है, तो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है 75। हमें बी सी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद पूरा बी डी निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे बी सी को, तो ये हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम टेन थीटा में चलते हैं, और टेन थीटा हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, थीटा 45 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। और ए बी क्या है हमारा 75, और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई बी सी। अब बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 75। तो बी सी का वैल्यू हमें पता लग गया, ये जो डिस्टेंस है बी से सी का। अब हम बी से डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सेम ट्रायंगल ए बी डी में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या लिख सकते हैं, थीटा हमारा, इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई √3, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं इस वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाई √3, और ए बी का वैल्यू तो 75 दिया हुआ है ही, 75 डिवाइडेड बाई बी डी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा बी डी इक्वल टू 75√3, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब बी डी इक्वल टू आ गया 75√3, तो देखिए बी से डी आ गया 75√3, तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। हमें निकालना क्या है, सी डी, जो चली दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी सी डी है। तो और बी सी हमने निकाल लिया है इस ट्रायंगल से, बी सी हमारा 75 आ गया है यहाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं 75, इधर माइनस में कर लेंगे इधर, तो सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। चूँकि ये बी सी का इधर माइनस में चला जाएगा, एक तरफ ले गए, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1। अब सी डी क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि 75√3 माइनस 1, ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind
in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इसकी हाइट 1.2 मीटर है और ये एक गुब्बारे को देखती है जो गुब्बारा 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। जब ये देखती है किसी क्षण इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री होता है। फिर कुछ इंटरवल के बाद ये हवा में उड़ करके गुब्बारा कुछ दूर जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होकर के इसका 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि ये कितनी दूर ट्रैवल करके गया है, ट्रैवल कितनी दूर किया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 है, तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है क्षैतिज के साथ में और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 के साथ में एक ट्रायंगल बना रहा है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया 60 डिग्री का और एक ट्रायंगल हो गया 30 डिग्री एलिवेशन का। तो इसमें हमें एंगल दिया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी हम निकाल पाएंगे और दोनों का परपेंडिकुलर बराबर होगा। सबसे पहले इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी नेमिंग कर दिए। अब इसमें ये डिस्टेंस जो है जहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है वो 88.2 मीटर है ग्राउंड से, और ग्राउंड से जो लड़की का हाइट है इसके हाइट 1.2 मीटर है। तो ये 1.2 मीटर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें सी डी या ए बी निकल करके आ जाएगा। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2। 88.2 पूरा है, इसमें से गर्ल का हाइट को 1.2 को माइनस कर देंगे तो 87 मीटर ये निकल करके आ गया दोनों ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर हमें पता लग गया तो हमें क्या है कि पहले इसका बेस निकालेंगे ओ बी, उसके बाद फिर दूसरे का बेस निकालेंगे ओ डी। तो ओ डी में से ओ बी को यदि हम माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाएगा बी से डी का, जो ट्रैवल किया है ए से सी का, ये हमें निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो पहले चलते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में। इन ट्रायंगल ओ ए बी हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं कि √3 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं √3 इक्वल टू ए बी क्या है हमारा यहाँ निकाले हुए 87, तो √3 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई ओ बी। तो ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई √3। अब देखिए इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं और √3 को ऊपर ले जाते हैं तो 87 को हम ऐसे लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई 3। अब ये √3 से एक √3 यहाँ कट जाएगा तो ये हो जाएगा ओ बी इक्वल टू 29√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम ट्रायंगल ओ सी डी में, बड़े ट्रायंगल में। हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल लिए ओ से बी का समीकरण 1 में। अब हम चलते हैं ओ से डी का डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रायंगल ओ सी डी की सहायता से। तो इन ट्रायंगल ओ सी डी हम क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री हो जाएगा इसमें, चूँकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है तो हम tan 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी। सी डी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ से डी का डिस्टेंस, ये बेस हो गया इसका। अब सी डी तो हम यहाँ निकाल ही चुके हैं 87 और tan 30 डिग्री का वैल्यू हम 1 डिवाइडेड बाई √3 जानते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाई ओ डी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ओ डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ओ डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 87 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 87 √3 हो जाएगा। अब देखिए ओ डी जो है इसको हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी डी। तो इसको ओ बी प्लस बी डी हम लिख सकते हैं 87 √3। अब देखिए ओ बी हम समीकरण 1 में निकाले हुए हैं, इक्वेशन 1 में 29 √3। तो इसको 29 √3 यहाँ हम लिख सकते हैं और इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में 29 √3 हो जाएगा। तो यानी कि बी डी इक्वल टू समीकरण 1 में क्या है 29 √3। तो बी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 87 √3 माइनस ओ बी, ये
ओ बी इक्वल टू फिर क्या है हमारा 29√3 है, तो 87√3 माइनस 29√3 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, 87 में से 29 को घटाएंगे तो हो जाएगा 58√3। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो हमारा बी से डी का डिस्टेंस है ये है, यानी कि ए सी या बी सी बी डी एक ही है दोनों का। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो बी डी निकल करके आया है वही है 58√3। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक हाईवे है और हाईवे एक मीनार की ओर जा रहा है। ये मीनार है और मीनार पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को यूनिफॉर्म स्पीड से जो आ रहा है उसको आता हुआ देखता है। अब यहाँ पर जो किसी टाइम इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद कुछ टाइम के बाद यानी कि 6 सेकेंड लेटर इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो 60 डिग्री हो जाता है यहाँ से। यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक लिया गया टाइम जो है 6 सेकेंड है, तो यहाँ पर जब पहुँचता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ से जो टावर तक पहुँचने में कार का लिया गया समय कितना होगा वो निकालिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 एंगल बनाएगा। चूँकि दोनों पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये 30 है इंटरनल एंगल तो ये भी इंटरनल एंगल इसका 30 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें टाइम क्या निकालना है, यहाँ से कार का जो लिया गया समय है टावर तक वो निकालना है। यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और दूसरा जो बना रहा है ट्रायंगल वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री के साथ बना रहा है। इसमें ये मीनार का जो हाइट है ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये जो कार जहाँ से चल करके आ रहा है ये डिस्टेंस जो है ये बेस का काम कर रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल का अलग अलग बेस है और इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल का बेस। तो अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट से कार का लिया गया समय है मीनार तक पहुंचने में वो उसको हम टी मान लेते हैं। लेट टाइम टेकन टू रीच द कार एट फुट ऑफ द टावर इक्वल टू टी। इसके बाद हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द कार उसको हम एस मान लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी इक्वल टू चाल गुने समय होता है। तो इसके बाद हम पहले इसको नोमेनक्लेचर दे देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ ये 6 सेकंड ले रहा है। देख लीजिए ये 6 सेकंड टाइम ले रहा है ए से बी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था पहले, वहाँ से जहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम है वो हमें 6 सेकंड ले रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ए बी इक्वल टू 6 इंटू टी, यानी कि चाल गुने समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया स्पीड और इसका टाइम हो गया 6 सेकेंड। इसके बाद बी से सी तक जो लिया गया समय है इसका तो हमें निकल गया। इसके बाद बी से सी तक लिया गया समय है, ये हम कह सकते हैं जो टाइम टी ले रहा है और स्पीड एस है, तो बी सी इक्वल टू एस इंटू टी हम कह सकते हैं। इसको हम एस इंटू टी कह सकते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस में हम पहले बड़े वाले का बेस इसको देखेंगे हम, छोटे वाले का कितना निकल करके आता है। इसके बाद फिर हम बड़े वाले में चलेंगे। तो पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में। इन ट्रायंगल बी सी डी यहाँ थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री इक्वल टू
क्या, सी डी डिवाइडेड बाई बी सी, टेन 60 डिग्री इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई बी सी। अब देखिए सी डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है, इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई एस इंटू टी। ये दूरी क्या हो गया, एस टी हो गया, बी सी हम यहाँ निकाल रखे हैं। अब देखिए हम यहाँ सी डी इक्वल टू √3 एस टी ये हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी में, बड़े ट्रायंगल में चलते हैं जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। सी डी इसका परपेंडिकुलर हो गया और ए सी इसका बेस हो गया, जो जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई √3 होता है, और सी डी हम यहाँ से निकाल रखे हैं, देखिए √3 एस टी, तो इसको हम पुट कर देंगे सी डी को, और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो एस इंटू 6 प्लस एस टी, ये दोनों मिला करके हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी और ये डिस्टेंस भी। तो हम यहाँ लिख दें 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3 एस टी डिवाइडेड बाई एस इंटू 6 प्लस एस इंटू टी। अब यहाँ पर देखिए हम कॉमन ले लेते हैं पहले एस को, चूँकि एस हम यहाँ पर माने हुए हैं, ये कट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई √3 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3 एस टू। अब एस को कॉमन ले लिए इसमें से, तो 6 प्लस टी हो गया, तो इसको एस को हम यहाँ पर काट देते हैं, तो एस ख़त्म हो गया ऊपर और नीचे से। तो यहाँ पर हमारा अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हम 6 प्लस टी इक्वल टू क्या है, √3 और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा इधर, तो 6 प्लस टी इक्वल टू 3t ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, ये t इस तरफ में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2t इक्वल टू 6 हो जाएगा, इधर आएगा एक माइनस में तो एक 2t बच जाएगा। अब t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो 2 3 जा 6 3 आ जाएगा, यानी कि जो ये टाइम हम माने थे बी से सी तक, वो जो कार का लिया गया समय है, टाइम टेकन टू रीच द कार इक्वल टू 3 सेकेंड। ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with theta are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है और मीनार के बेस से एक 4 मीटर का डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस 4 मीटर है इस पॉइंट से, एंड सेकंड जो मीनार के बेस से ही इसी लाइन पर 9 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा सेकंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से मीनार के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि जो दोनों एंगल है वो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है। तो प्रूफ करने बोल रहा है कि हाइट ऑफ द जो टावर है वो 6 मीटर है। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि ये ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि कोण ए और कोण बी ये कम्प्लीमेंट्री है। इसको हम कम्प्लीमेंट्री को समझते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री क्या होता है। सबसे पहले पूरक कोण इसको कहते हैं। पूरक कोण का मतलब है क्या कि कोण ए और कोण बी जो दोनों का योग है, सम है, सम ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री ये होना चाहिए, यानी कि कोण ए और कोण बी 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें क्या, यदि हम कोण ए को यदि थीटा मानते हैं हम, तो कोण बी क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तभी तो ये पूरक होगा। पूरक यानी कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये कम्प्लीमेंट्री का मतलब है। इसके बाद ये हम समझ गए कि एंगल में दोनों में क्या रिलेशन है एंगल में। अब इसको जो हाइट ऑफ द टावर है इसको हम मान लेते हैं एच कह दिए हाइट ऑफ द टावर को। इसके बाद फिर हम चलते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, यहाँ पर हम tan थीटा का फॉर्मूला लेंगे, चूँकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ACD में ये एक ट्रायंगल बना रहा है ACD, और दूसरा ट्रायंगल है जो BCD बना रहा है। तो हम पहले ACD ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ACD वी कैन राइट
tan थीटा इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई ए सी। सी डी डिवाइडेड बाई ए सी हमारा इसका बेस है और सी डी परपेंडिकुलर है। अब सी डी का वैल्यू कितना h है और ये ए सी क्या है 9 है, तो tan थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 9 हम लिखते हैं। अब इसको हम कॉट के फॉर्मेट में करेंगे, चूँकि हम कॉट के फॉर्मेट में हमें आगे इसको लेना पड़ेगा, तो हम 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 9 ये हम लिख सकते हैं। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो इसको रिवर्स कर देंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो इसको हम कॉट थीटा इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई h ये लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं हम ट्रायंगल BCD में। ये ट्रायंगल जो छोटे वाला है इसका 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो इन BCD हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4। h इसका परपेंडिकुलर है और 4 इसका बेस है। अब tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4। अब कॉट थीटा को हम यहाँ से निकाल रखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 9 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो h स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 इंटू 4 हो जाएगा, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 ये चला जाएगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 4 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम इसको भी ऊपर में लेकर के जाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो h इक्वल टू 36 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, यानी कि हमारा जो हाइट ऑफ द टावर है मीनार की ऊंचाई वो 6 मीटर। ये हमारा प्रूफ हो गया।